चलो। मैं आपका दोस्त आपका भाई रोशन आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आ रहा हूँ जिसका टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी का। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एज यू कैन से ऑल अबाउट। ये उस तरह का टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है और इसका वेटेज भी बहुत बहुत हद तक बहुत ज्यादा है हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। यूपीएससी को कंसिडर किया जाए तो हर साल 5 से 6 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। और एज जनरल ये नॉर्मल पीपल्स के लिए जो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से ही अगर हम देखें भाइयों और दोस्तों, तो नाम में ही है मनी। मोनेटरी मनी मतलब ये कहीं ना कहीं ये टॉपिक एक मनी के इर्द गिर्द ही घूमता है और मनी से ही रिलेटेड है। सिंपली अगर एक सिंपल भाषा में बताऊं तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है वैसा वर्षा यूज कर सकते हैं मनी सप्लाई, और ज्यादा कुछ खास है नहीं। अब आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं। सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स में हम जाएंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब सिंपल शुद्ध शब्दों में क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उसे मॉनेटरी पॉलिसी क्या एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव को लेकर आती है साथ में। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है, और एट एंड ऑफ द लेक्चर्स हम ये जानेंगे कि हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का सिग्निफिकेंस क्या है एज ए इकोनॉमिकल पॉलिसीज और एज एन इकोनॉमिकल ग्रोथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे पहले यही आया कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक मनी सप्लाई से रिलेटेड टॉपिक है जिसका इम्प्लीमेंटेशन हर कंट्री के सेंट्रल बैंक्स इम्प्लीमेंट करते हैं। सेंट्रल बैंक्स का लेखा जोखा होता है कि वो मॉनेटरी पॉलिसीज को एक तरीके से लाएं, मॉनेटरी पॉलिसी के इर्द गिर्द जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, जो मैकेनिज्म है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन फिर मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब तो हमें समझ में आया, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी लाते क्यों है। जस्ट टू नथिंग बट ये अटेन द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। एक से फॉर एग्जांपल हमारा देश भारत है। हमारा देश अभी रिसेंट एग्जांपल से हम अगर लेते हैं तो हमारा कंट्री इंडिया इज बिकेम नाउ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। So how does that particular country became this is exactly what we called as fourth largest economy। तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी और साथ में एक फिस्कल पॉलिसी जिसका गवर्नमेंट का रोल होता है, इन दोनों ने मिल करके कुछ पॉलिसीज लाए जो आपसी समन्वय में कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया गया, आप बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड डिफरेंट पैरामीटर्स सच दैट आवर इकोनॉमीज ग्रोज डे बाय डे। और वही सस्टेन करने के लिए उस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत होती है। एज इन मॉनेटरी पॉलिसी का आविष्कार तो बहुत पहले जैसा इकोनॉमी में होता है वैसा में ही हो गया, लेकिन हमारे देश में 2016 में एज इन जनरल एक मॉनेटरी पॉलिसी डेफिनेशन और मॉनेटरी पॉलिसी का मैकेनिज्म की तरह से इम्प्लीमेंटेशन 2016 में किया गया अंडर द आरबीआई एक्ट। और उसी के अंतर्गत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी गठन हुआ था। इट इज समथिंग नॉट सो मच लार्ज पार्टी, 6 मेंबर बॉडीज है जिसमें 3 मेंबर्स कमिंग फ्रॉम द आरबीआई एंड 3 मेंबर्स कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड दे आर ऑल they constitute a meeting इन एवरी क्वार्टर, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमारे देश के इकोनॉमिकल कंडीशंस को देख करके कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होते हैं और उसके मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के अंडर वो क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन लाते हैं। तो यही है मॉनेटरी पॉलिसी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और मनी सप्लाई को दोनों को बैलेंस कर आउट करके और कैसे मनी सप्लाई को तरीके से कंस्टिट्यूट करते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। आगे चलते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एग्जैक्टली। देखिए क्या है, अभी मैंने ब्रीफ में भी आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो व्हाट डज इट एग्जैक्टली डू, फुल एम्प्लॉयमेंट। और हर कंट्री का अभी सबसे बड़ा अगर वन ऑफ सच प्रॉब्लम्स अगर बोला जाए तो एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ इंप्लीमेंट करना। कि अगर हम इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, जीडीपी हमारा ग्रो कर रहा है, तो भाई हम क्या एम्प्लॉयमेंट को ग्रोथ को भी बढ़ा पा रहे हैं, क्या हम अपने लोकल पीपल लोकल सिटीजन्स को प्रॉपर तरीके से कंसिडरिंग द growth of our country, does we literally providing them economically employment, and does that particular employment growing their standard of living. This is one of important point that monetary policy has to be implemented in a way such that it grows the economy, simultaneously it grows the employment opportunity for all the sections of the society as well. This is one of such important objective of monetary policy. And the second is economic growth। अभी मैंने बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमिकल ग्रोथ को ड्राइव करने में, इकोनॉमिकल ग्रोथ को आगे बढ़ाने में। सेकंड सेकंड ऑब्जेक्टिव या थर्ड ऑब्जेक्टिव एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट की अगर हमारा रुपीज जो है डॉलर के मामले में घट रहा, बढ़ रहा, डेप्रिसिएट कर रहा, अप्रिसिएट कर रहा है, डज इट डिवैल्यू
डिवैल्यूएशन हो रहा है, इवैल्यूएशन हो रहा है। तो इन सब चीजों को, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बारे में एक्सप्लेनेटरी मोड में हम आगे एलोबरेटिव मोड में जानेंगे। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से वही घूम फिर करके इंटरडिपेंडेंट चीजें हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोकल वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो उनके इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के इनकम बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो अपर रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनसे कहीं ना कहीं इक्वालिटी में आगे बढ़ेंगे, उनको दोनों को बैलेंस आउट करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की और आगे हम बढ़ेंगे एज अ सोसाइटी। तो वही है। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज प्राइस स्टेबिलिटी, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। वही है कि हमारा अगर एज अ लोकल इकोनॉमिकल पॉलिसीज हम बोले, तो डज आवर रुपीज इज ग्रोइंग एज मच कंपेरिजन टू द डिफरेंट इंटरनेशनल करेंसीज। दिस इज समथिंग कॉल्ड प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी किसके से क्या होती है चीजें प्राइस स्टेबिलिटी से? अब से फॉर एग्जांपल हम इससे एग्जांपल लेते हैं कि हमारा देश एक इंपोर्ट लेड कंट्री, अगर हमारा रुपीज दिन प्रतिदिन और डॉलर के मुकाबले गिरते गया, तो कहीं ना कहीं जो क्रूशियल इनपुट है क्रूड ऑयल हमें बहुत महंगा पड़ेगा। और हम उस पर इतना डिपेंडेंट है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसलिए प्राइस स्टेबिलिटी होना जरूरी है, सच दैट कि वी इंपोर्ट क्रूड ऑयल इन दैट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी और इन दैट पर्टिकुलर प्राइस, such that our economy grows in terms of other foreign currency as well. This is something called price stability, balance of payment. अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या है कि देख उसमें एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कंजप्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और नेट और ये इन्वेस्टमेंट एंड ऑल द अदर थिंग्स। तो अब इन सब चीजों में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंपॉर्टेंस है कि अगर हम बहुत ही इंपोर्ट लेड कंट्री बन जाए, एक्सपोर्ट को ग्रो ही ना करें, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहीं ना कहीं डेफिसिट जाने लगता है। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेनेटरी मोड में मैं समझा पाऊँ। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। लास्ट ऑब्जेक्टिव इज न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। कहीं ना कहीं इट इज मच मोर रिलेटेड टू द प्राइस स्टेबिलिटी एज वेल। तो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का वही रिलेटेड है कि हम अपने मनी सप्लाई और अपने एक्सचेंज रेट को कैसे न्यूट्रल रखें, सच दैट आवर रुपीज ग्रोज इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल करेंसी। अब आगे बढ़ते हैं। अब फुल एम्प्लॉयमेंट, वही ऑब्जेक्टिव्स में पहले ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है। मैंने बताया कि जिस तरह से हमारा मॉनेटरी पॉलिसी से फॉर एग्जांपल कि हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। इकोनॉमिकल ग्रोथ होने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, मनी सप्लाई है, मनी का सर्कुलेशन हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, लोगों के पास पैसा आ रहा है, वो डिमांड करेंगे, चीजों को डिमांड करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली ये साइक्लिकल मूवमेंट बन जाएगा कि एक चीज बढ़ने से दूसरे चीजें भी बढ़ती है, दूसरे चीजें बढ़ने से तीसरे चीजें भी बढ़ती है और बढ़ती चलती है, और अल्टीमेटली जो फाइनल आउटकम निकलता है वो ग्रोइंग टर्म में भी हम जाते हैं। ये फुल एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग है। सेकंड टॉपिक इज प्राइस स्टेबिलिटी। मैंने इसके बारे में बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम अपने प्राइस को भी तो स्टेबल करना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे देश का इकोनॉमी में A1 रुपीज इज बिकमिंग नाउ इज दिस इज वन ऑफ सच प्रॉब्लम्स कि हमारा डॉलर के मुकाबले प्रतिदिन रुपी जो है मतलब रुपये का वैल्यू गिरते जा रहा है। तो बस अगर इंटरनेशनल रेटिंग में भी हमारा गिर रहा है, अगर हमारा वैल्यू ऑफ करेंसी गिरेगा, तो हम कहीं ना कहीं डॉलर पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन भी थोड़ा वल्नरेबल तरीके से जाते रहेगी। लेकिन दिस इज नथिंग एज वी कैन से कि इट टोटली इन आवर कंट्रोल ऑफ आवर हैंड। इट इज समथिंग रिलेटेड टू द मार्केट एंड डिपेंडेंट ऑन द मार्केट एज मच as we as a economy dependent on our local currencies such that। तो यही चीज है कि अब प्राइस स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना है, तो उसमें भी मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल है। इकोनॉमिकल ग्रोथ, मैंने इसके बारे में भी बताया आपको कि इकोनॉमिकल ग्रोथ का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट बहुत वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर मॉनेटरी पॉलिसी इज टू ग्रो आवर कंट्री डे बाय डे। अगर आप ही सोचो कि अगर एंड ऑफ द डे एंड रिजल्ट में हमारा इकोनॉमी ही नहीं ग्रो कर रहा, तो किसी भी पॉलिसीज का लाना और इम्प्लीमेंटेशन में स्टेज पे पहुंचाना क्या जरूरत हो गया उस चीज का, जब उसके ऑब्जेक्टिव्स ही फुलफिल नहीं हो रहे हैं। और दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज ग्रो आवर कंट्री इकोनॉमिकली डे बाय डे। So that's why we became as our fourth largest economy in the world. This is how our monetary policy is working day by day in a very positive manner. So this is one of very important objective is economic growth. Balance of payment मैंने बताया कि इसके दो तरह के इसके पैरामीटर्स होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट।
अगर हम बहुत एक्सेसिव अमाउंट में इम्पोर्ट लेड कंट्री बन जाएंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एफडीआई, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हमारे आ रहे हैं तो उसको बैलेंस आउट करके हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये बैलेंस करता है और हम सरप्लस में ही रहते हैं। तो इसका ही भी बहुत कहीं ना कहीं रोल है मॉनेटरी पॉलिसी को इसको मेंटेन करने में। ठीक है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को हम जानेंगे। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी का यही है रोल कि हम अगर हमारा रुपीज जो है डॉलर के मुकाबले घट रहा बढ़ रहा है, हमारा करेंसी घट रहा है कि कैसे, अगर घट रहा है तो उससे क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो क्योंकि हम ज्यादातर इम्पोर्ट लेड कंट्री हैं, इम्पोर्ट लेड ड्रिवन ग्रोथ है हमारे कंट्री का, तो कहीं ना कहीं हम हमेशा चाहेंगे कि हमारा एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल पोजिशन पर है, ताकि हमें बहुत एक्सेसिव इंफ्रिंज भी ना करे हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ करिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी इंफ्रिंज ना करे, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स इंपोर्ट करते हैं, उनको भी इंफ्रिंज ना करे, ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, और अल्टीमेटली हर चीज बैलेंस आउट में रहे। इसी के लिए इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का एकमात्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। अब आगे चलेंगे न्यूट्रलिटी ऑफ मनी में। It is now as in equally responsible and equally important and equally related to that the last topic, that is what we call exchange rate stability। वही है कि मनी को न्यूट्रल पोजीशन में रखना, सच दैट कि ना ही बहुत डिवैल्यू हो हमारा करेंसी, ना ही बहुत बढ़े एक्सेसिव अमाउंट में। अल्टीमेटली इसको बैलेंस रखना, और ये भी इसका भी बहुत बड़ा मॉनेटरी पॉलिसी का रोल है इसको मेंटेन करने में। आगे चलेंगे इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने इसके बारे में भी आपसे पहले ही थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दिया था कि अगर हम इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं तो जो हमारे लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, अल्टीमेटली इकोनॉमिकल ग्रोथ होने से, मनी सप्लाई बढ़ने से, उनके हाथों में पैसे आ रहे हैं, इंप्लॉयमेंट ग्रो कर रहा है, उनके एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, उनके डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन टेंडेंसी बढ़ रही है, सच दैट इकोनॉमिकली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो दोनों के बीच में रिचर 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 पीपल और पुअरर पीपल के बीच का लेवल और रेंज जो होता है वो कम हो रहा है, और अल्टीमेटली हम इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की तौर बढ़ रहे हैं। फिर आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज ऑल्सो वन ऑफ दोस मोस्ट, अब हमने तो जान लिया ना कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, क्यों लाया जाता है, फिर हमने पढ़ा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को भी हमने एक्सप्लेनेटरी और लेबोरेटरी मोड में देखा। अब आगे हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होते हैं। देखिए, 5 तरह के हमारे टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं, which is how our central bank implement in a way such that to maintain the economical growth of our country. First is expansionary monetary policy, second is contractionary monetary policy, third is counter cyclical monetary policy, fourth is rule based monetary policy, and fifth and the last is discretionary monetary policy। अब हम इंडिविजुअली एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में हम जानेंगे कि जैसे नाम में ही एक्सपैंड करने का चीज है, तो मैंने पहले ही बोला था आपको कि मॉनेटरी पॉलिसी कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड और इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है मनी सप्लाई के संदर्भ में। तो अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। मनी सप्लाई को बढ़ाने से क्या होगा कि लोगों के हाथों में सर्कुलेशन ऑफ मनी जा रहा है, हाथों में पैसा आ रहा है, तो पैसा आने से क्या होगा, अल्टीमेटली वो डिमांड, उनका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, खर्च करेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी हमारा इंप्रूव करेगा, और फिर ग्रोथ, हमारा ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री, जीडीपी ऑफ आवर कंट्री अल्टीमेटली ग्रोथ। तो कहीं ना हर एक लेवल में ये इंटर रिलेटेड है, और एक चीज बढ़ेगी तो फिर दूसरी चीज भी बढ़ेगी, तीसरी चीज भी बढ़ेगी, और बढ़ते चली जाएगी। तो यही एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का काम है कि कुछ मैकेनिज्म से हमारे सेंट्रल बैंक एक मैकेनिज्म यूज करती है जिससे हम मनी सप्लाई को अल्टीमेटली अपने इकोनॉमिकल स्पेक्ट में बढ़ाते हैं। ठीक है। सेकंड है काउंटर साइक्लिकल मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें देखिए क्या होता है कि अगर हमें लग रहा है कि हमारे देश के कंट्री, हमारे कंट्री का इकोनॉमिकल ग्रोथ रुक गया है, स्लो डाउन हो गया है, इकोनॉमिकल स्लो डाउन में चल रहे हैं, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं कि मॉनेटरी सप्लाई और मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं। फिर उसी टाइम पे अगर हम इंटरचेंजेबली तरीके से और वाइस वर्सा देखें, तो अगर हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ इस तरीके से हो गया है कि मनी सप्लाई इतना बढ़ गया है कि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोग पर प्राइस ऑफ the goods that people are using are literally increasing day by day, such that we have to in a way decrease the money supply, and we have to in a way decrease money supply such that कि लोगों के पास थोड़ा उसके डिमांड को कम करेंगे, डिमांड को करेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो बैलेंस आउट हो जाएगा। तो इसमें दोनों चीजें करते हैं, मनी सप्लाई को बढ़ाते भी हैं, घटाते भी हैं, एज रिगार्डिंग एंड एज लुकिंग एट द सिचुएशन ऑफ आवर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है। अब थर्ड जाएंगे रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब अगर अगर हम ऐसे एज ऑफ नाउ अगर देश दिस रूल ना अंडर द आरबीआई एक्ट, अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी मैकेनिज्म, कि हाउ यू आर गोइंग टू opt for the monetary policies and how the what are the mechanism that how you gonna
प्रोसीड विद द मॉनेटरी पॉलिसी। तो यही है मैकेनिज्म की एक रूल मेंशन्ड है, उसी के संदर्भ में हम मॉनेटरी पॉलिसीज को आगे बढ़ाएंगे या मॉनेटरी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे। फोर्थ इज डिस्क्रेशनरी मॉनेटरी। देखिए नाम में ही एक्सपेंशनरी पढ़ा था हमने, तो उसमें मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं। डिस्क्रेशनरी मतलब जब हमें लग रहा है कि हमारा ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी आर इंक्रीजिंग दैट मच in a quantity such that it became so much so inflationary in the society in the economical growth, तो हमें मनी सप्लाई को कम करके अल्टीमेटली हमें इन्फ्लेशन को बैलेंस आउट करना चाहते हैं करते हैं। यही डिस्क्रेशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज का काम। अब हम चलते हैं कि इतना जितना हमने पढ़ा कि मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, और तो हर तरह के मनी सप्लाई के मॉनेटरी पॉलिसीज के मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे सेंट्रल बैंक हमारे आरबीआई ने कुछ टूल्स ले आया है, और वो टूल्स को हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। देखिए दो तरह के टूल्स होते हैं, अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ब्रॉड डिविजन्स में बांटे तो पहला होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में मतलब सरकार मैंने आपको पहले बताया कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, हर 3 महीने में मिनिमम एक मीटिंग्स होते हैं, मैक्सिमम कितने बार भी कर किया जा सकता है। जैसे कोविड के टाइम पे मीटिंग्स 2-2 महीने में हो जाया करती थी, लेकिन अगर मॉनेटरी पॉलिसी रूल्स के हिसाब से चले तो हर 3 महीने में कम से कम एक क्वार्टर जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से एक मीटिंग होनी चाहिए। अब रिसेंट में हम अभी देखे होंगे ऐसी ये मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा मैकेनिज्म कि आप डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो ना, तो ये हर दिन न्यूज़पेपर में होता है कि हमारे हमारे सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट कम किया, रेपो रेट किया। तो रेपो रेट एग्जैक्टली है क्या? अरे ये टूल्स है भैया, ये बच्चों ये टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसीज के। तो आप मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में नहीं समझोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू बी रिकॉग्नाइजेबल एंड रिजेंबल्ड विद द वर्ड bank rate, repo rate, open market operation, liquidity ratio, special deposit. How do you know all about these words as in terminology without knowing the concept of monetary policy? It is not possible ना। इसलिए बच्चे आगे हम पढ़ेंगे। देखिए क्वांटिटेटिव टूल्स में ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बहुत बड़ा रोल होता है। आरबीआई एक तरह का मीडिएटर का रोल का काम करती है। जब मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो क्या करती है, वो परचेज करती है और मनी सप्लाई को बढ़ाती है। फिर घटाना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है, सेल आउट करती है। बैंक रेट का भी वही है कि इंटर बैंकिंग, अगर कुछ इंटर बैंकिंग क्रेडिट एक दूसरे को में लोन्स लेना है तो उसमें बैंक रेट का रोल होता है। कैश रिजर्व रेशियो होता है, सीआरआर आपने पढ़ा होगा, एसएलआर पढ़ा होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। अ बैंक हैज टू हैव सम percentage of cash reserved in their in with the RBI such that they don't fall for the credit risk। तो वो अपने बैंक के लिक्विडिटी को बचाने के लिए सीआरआर एसएलआर का यूज होता है। लिक्विडिटी रेशियोज को मेंटेन करने के लिए क्वांटिटेटिव टूल्स का यूज होता है। स्पेशल डिपॉजिट कुछ मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। ये है क्वांटिटेटिव टूल्स। द नेक्स्ट इज ये क्वालिटेटिव टूल और क्वांटिटेटिव टूल में यही थोड़ा डिफरेंस है कि क्वालिटेटिव टूल्स में हम एज अ आरबीआई एक तरह का स्टेटमेंट देती है। दिस इज नॉट नथिंग लाइक दैट कि हम पॉलिसीज की तरह लाए, अनाउंस किए, हम मीटिंग में अनाउंस कर रहे हैं तरीके से। नहीं, ये दिस इज समथिंग कॉल्ड इनडायरेक्ट टूल्स। इनडायरेक्ट तरीके से आरबीआई खासकर आती है और वो बोलती है, तो उसके द्वारा धीरे धीरे इन स्टेप मैनर्स इम्प्लीमेंट होता है। जिसमें पहला है क्रेडिट रैशनिंग। क्या करेगी कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ लोन लेना है तो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ लोन्स बैंक्स खुद अपने तरीके से देगी, कुछ परसेंटेज ऑफ लोन्स आपको अपने तरीके से अफोर्ड करना पड़ेगा। तो होता है क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट सीलिंग होता है कि इतने परसेंटेज ऑफ लोन ही आप ले सकते हैं। मॉरल पर्सुएशन होता है कि बैंक किसी पर्टिकुलर फोरम में आकर के आरबीआई खास करके बोलेगी कि नहीं ये चीजें ठीक नहीं हो रही तो हम ऐसा करेंगे। तो वो एक तरह का एक सिग्नल होता है फॉर द इंडस्ट्रीज और फॉर द डिफरेंट इकोनॉमिकल सेक्टर कि किस तरीके से आरबीआई का रोल है आगे डिफरेंट आने वाले फ्यूचर में मॉनेटरी पॉलिसीज को लेकर। फिर आगे डायरेक्ट एक्शंस भी है कि अगर लिटरली लग रहा है कि इकोनॉमिकल सिचुएशन इस तरीके से हो गया है, बढ़ गया है, तो आरबीआई आकर के डायरेक्ट पॉलिसीज के आकर के बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। और डिफरेंट आरबीआई अपने न्यूज़पेपर के या कैटलॉग्स या डिफरेंट पोर्टल्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट लेकर आएगी और टूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरह का फोरम तैयार करेगी ताकि मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल। ये दो तरह के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स थे। इसको हम बहुत ही इलेबोरेटिव वे में डिफरेंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों। और आप मेरे को लगता है और मेरे को पूरा पूरा अच्छा से लगता है कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बारे में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छे से एक एक टॉपिक्स को एक्सप्लेनेटरी मोड में, इलेबोरेटिव वे में और रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे
और ये सिर्फ आपको न्यूज़पेपर समझने में ही हेल्प नहीं करेगा, डिफरेंट इकोनॉमिकल पॉलिसीज को समझने पड़ेगा। और हम एज अ कंट्री कैसे इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे और कैसे कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। ताकि आप हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो थैंक यू। इसके चीजों को हम देखेंगे, लेकिन एक चीजें रह गई है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी जानेंगे कि एग्जैक्टली उनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो वही है, मैंने फिर इसको वही रिपीटेटिव हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। हमने पढ़ा था कि अगर मनी सप्लाई को उस लेवल तक बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो फिर मनी सप्लाई को कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा, तो इन्फ्लेशन और डिप्रेशन में हेल्प करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, मैंने बताया आपको कि इंटरचेंजेबली यूज होता है मनी सप्लाई के संदर्भ में, इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट रेट के संदर्भ में, इफेक्टिव सेंट्रल बैंकिंग के तरफ संदर्भ में, लॉन्ग टर्म लोन्स अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लेना है तो उनको एग्जैक्टली रेट तो पता चलता है ना रेपो रेट के संदर्भ में। तभी वो डिसीजंस लेते हैं अपने सेक्टर और अपने डिफरेंट इकोनॉमिकल पॉलिसीज के खुद के रिस्पेक्ट में कि क्या हमें लोन लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, किस तरह का क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है टू मेंटेन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। यही सब चीजें हैं। और वही मैंने फिर से रिपीट करता हूँ कि इसको और अच्छे तरीके से, जितना भी है इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया मॉनेटरी पॉलिसी को, और अच्छे तरीके से एक ही सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव्स टूल्स को लेकर के बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वर्ड में और रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ मैं आपको फर्दर लेक्चर्स में इसको समझाऊंगा।